जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल 24/7 CA जोन में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। जितने भी बच्चे न्यू हैं तो उन सबको मैं बता दूं कि ये MR 200 सीरीज़ है। इसमें हर एक टॉपिक जो है हम कवर करेंगे। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में किसी भी कोर्स की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो इस सीरीज़ के थ्रू आप पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे अपनी। और साथ ही में अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी क्लासेस रेगुलर रही है आपकी, कंटिन्यू रखी है अपनी क्लासेस। और आज इसमें पॉलिटी का होगा, जो कि हम वन लाइनर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं पॉलिटी के वो कवर करेंगे। और जिन बच्चों ने हिस्ट्री और ज्योग्राफी की नहीं देखी है सीरीज़, वो जाके देख सकते हैं, नीचे प्लेलिस्ट में दी हुई है। जो भी बच्चे हैं अपना तैयारी करते रहिए अच्छे से। और अगर आपकी कोई डाउट है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का आंसर ज़रूर करेंगे। साथ ही में जो भी बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं, हमारे जितने भी कोर्सेज़ हैं यहाँ पे आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कोर्स की तो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। पुरानी वीडियोस भी हैं तो आपके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। बिकॉज़ ऐसा नहीं कि कंटेंट पुराना है तो इसका मतलब आपके लिए वो क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बिकॉज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आपकी प्रीवियस ईयर से ही पूछी जाएंगी। और जितना भी नया कंटेंट है वो हम सारा अपडेट कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे हैं यूट्यूब से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अपने कोर्स के हिसाब से आपको डालना है और वहाँ पे सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी। आपके कॉमर्स है, साइंस की है, जितने भी साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं उनकी प्लेलिस्ट दे रखी है, कॉमर्स वालों की प्लेलिस्ट दे रखी है। साथ ही में जो भी बच्चे मैथ्स वाले हैं उनकी भी प्लेलिस्ट दी गई है। तो आपको वहाँ से प्लेलिस्ट से एक वीडियो उठा के देख लेनी है और अपनी तैयारी जो है इसी हिसाब से करनी है। तो यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ कॉम्बो ऑफ ई बुक एंड बैच। तो जितने भी बच्चे कॉम्बो लेना चाहते हैं ई बुक और बैच का वो ले सकते हैं। अब मैं इसमें बता देती हूँ कि ई बुक में आपके क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे अगर आप ई बुक लेते हो तो उसमें रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस कवर हैं, एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस कवर हैं, कंप्यूटर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए गए हैं, जो कि आपको 129 में मिलेगी। फोकस्ड है, टाइम सेविंग अप्रोच है, स्मार्ट अप्रोच है, जो कि आप कम समय में पूरी तैयारी कर सकते हैं अपनी। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे रखा है थ्रू वीडियो, तो आपको कहीं से भी प्रॉब्लम होने की कोई भी चांसेस नहीं है। आपको सारी जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबका वीडियो में सॉल्यूशन प्रोवाइड है। बैच की बात कर ले तो यहाँ पे कंप्लीट कोर्स है डिटेल में, जो कि सिस्टमैटिक स्टडी फॉर ऑल सब्जेक्ट है। जिस भी कोर्सेज़ आपके हों, आपके कोई भी कोर्सेज़ हों, किसी भी आप कॉलेजेस के हों, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके सभी सब्जेक्ट से ये हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पे वन प्रिपरेशन फॉर ऑल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस पेपर हैं, कंप्लीट गाइडेंस के साथ। वन टाइम फीस है इसमें 2 to 9 रुपीज़, जो कि आपको अगर आप दोनों लेते हो तो आपको 249 में पड़ेगी। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको इसी में ही जो MR 200 सीरीज़ चल रही है उसकी PDF मिल जाएंगी। तो वन लाइनर क्वेश्चंस या फिर हिस्ट्री में भी जितने भी क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस कवर करे हैं, वो सारी चीज़ें आपको इन डिटेल PDF में मिल जाएंगी। और आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी तो वो सबकी PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अगर आपको ये बैच लेना है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। इन डिटेल सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, आपको कहीं से भी कोई भी रिसोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ही PDF में, एक ही ई बुक या बैच में ही आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो इसमें सारी चीज़ें डिटेल में दे रखी हैं। बैच हो तो बैच में PYQs हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो PYQs हैं, कंप्लीट गाइडेंस के साथ है, 229 में है। अगर आप सिर्फ बैच लेते हो तो दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है और आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। ई बुक अगर आप लेते हो तो ई बुक भी आप ले सकते हो। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम जस्ट नियर बाय हैं वो ई बुक बाय कर सकते हैं। इसमें सारे रीजनिंग के क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, सारे कंप्यूटर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विथ वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइडेड हैं। तो जो भी बच्चे हैं जिन्हें लेना है ई बुक या बैच, वो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपके लिए कम समय में, आप सभी के एग्ज़ाम हैं, कम समय में आपको पूरी तैयारी अच्छे से इस ई बुक के और बैच के थ्रू हो पाएगी। क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो फोकस्ड होकर सिर्फ अपनी पढ़ाई करिए। अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ते हैं तो सारी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें दी गई हैं, तो वहाँ से आपको देख लेनी है और एक एक चीज़ें तैयारी अपनी एक एक वीडियो के थ्रू कर लेनी है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं MR 200 सीरीज़ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर ऑफ पॉलिटी फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो यहाँ पे वन लाइनर में हम कंप्लीट करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओनली पॉलिटी के, बिकॉज अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपके लिए 3-4 वीडियोज़ या एक सब्जेक्ट में 5-6 वीडियोज़ लाएँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका चला जाएगा जिससे आप तैयारी भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमने वन लाइनर लाए हैं ताकि आप बस पॉइंट्स वाइज, आपको वैसे भी पॉइंट वाइज याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एक एक पॉइंट देखकर उसे याद कर सकते हो और उसे फाइनली रिकॉल भी कर सकते हो जितना आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, दे रखा है यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो फर्स्ट वाज गिवन इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़। तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। आफ्टर दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। तो भारतीय संविधान जो है कब आया? 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, कब से लागू किया गया है? 26 जनवरी 1950 से। तो ऐसे वन लाइनर रहेगा जिससे आपके दिमाग में चीज़ें रहेंगी और आपको आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे उन चीज़ों को लेकर, और आप फाइनली जो है एक रिकॉल हो जाएगा, आपको रिवीजन हो जाएगा, जिससे आप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। इसीलिए हमने ये सारी चीज़ें वन लाइनर कर दी हैं। आफ्टर दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द एपेक्स बॉडी ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम। तो भारत का सर्वोच्च जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो भारत कानूनी व्यवस्था का सर्वोच्च निकाय है, यानी वो क्या है? आपका एपेक्स बॉडी है ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एस्टैब्लिश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 1774। जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसमें भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो अंडर दिस रेगुलेटिंग एक्ट स्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 1774, इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है वो की गई थी 1774 में। उसके बाद वारेन हैसिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। तो वारेन हैसिंग पूछता है आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो वारेन हैसिंग आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। उसके बाद सर इल्जा इम्पे वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस। तो सर इल्जा इम्पे कौन थे? आपके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। चार्टर एक्ट कब आया? चार्टर एक्ट 1833 में प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द लॉ कमीशन। तो यहाँ पे चार्टर अधिनियम 1833 में कानून आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो अंडर दिस चार्टर एक्ट provided for the establishment of the law commission. फिर लॉर्ड मैक्यूले was the first chairman of first law commission। तो लॉर्ड मैक्यूले क्या थे? फर्स्ट चेयरमैन थे और फर्स्ट लॉ कमीशन के पहले चेयरमैन लॉर्ड मैक्यूले थे। उसके बाद स्लेवरी सिस्टम was abolished by चार्टर एक्ट इन 1843। तो अंडर चार्टर एक्ट कौन सा सिस्टम जो था? स्लेवरी सिस्टम क्या किया गया था? अबॉलिश किया गया था। यानी 1843 में चार्टर एक्ट द्वारा दास प्रथा, यानी जो स्लेवरी सिस्टम था, वो समाप्त कर दिया गया था, यानी अबॉलिश कर दिया गया था। आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि किस एक्ट के अंदर स्लेवरी सिस्टम अबॉलिश किया गया था? तो वो था आपका चार्टर एक्ट 1843 में। फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कब आया था? 1909 में, और आपका इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1909 में। तो ये दोनों ही एक्ट आपके 1909 में आए थे। तो आपसे अगर पूछता है कि मॉर्ले मिंटो और इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया था, तो दोनों का आंसर आपको सेम टिक करना है। आफ्टर दैट सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट टू जॉइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, फर्स्ट लॉ मेंबर ऑल्सो। तो जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में भी शामिल होने वाले पहले कानून सदस्य भी थे। तो फर्स्ट वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल और फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ इंडिया। तो ये दोनों ही आपके कौन हो जाएगा? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उसके बाद मॉन्टेग्यू
चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, तो मॉन्टेग्यू चेम्स रिफॉर्म कब आई थी? 1919 में। सेटअप सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन इन 1926 यानी 1926। 1926 में क्या हुआ? केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। कब की गई थी? 1926 में आपकी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी स्थापना की गई। अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, तो अपर हाउस को क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। उच्च सदन को राज्य परिषद, उच्च सदन राज्य परिषद, और निचला सदन को कहते हैं विधान सभा, यानी अपर हाउस इज नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। साइमन कमीशन कब लागू की गई थी? 1927 में। तो साइमन कमीशन 1927। फिर डोमिनियन स्टेटस विच वॉज प्रोमिस्ड बाय साइमन कमीशन इन 1929 वॉज नॉट कन्फर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ पे जो साइमन कमीशन थी 1927 में, तो 1929 में साइमन कमीशन द्वारा वादा किया गया था कि डोमिनियन स्टेट प्रदान नहीं किया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा वो प्रदान किया गया था 1935 में। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब हुआ था? 1947 यानी 1947 में। उसके बाद चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और स्टीयरिंग कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ पे प्रारूप समिति के B.R. अम्बेडकर और संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे चेयरमैन। फिर उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक 2 years 11 months एंड 18 days टू कंप्लीट, तो जो भारत का संविधान था वो कितने दिन में लिखा गया था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, पूछ सकता है कि भारत का जो संविधान था वो कितने दिन में तैयार हुआ था, तो ये बता सकते हो आप लोग। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू इन 1946। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे, यानी जो प्रारूप समिति थी उसमें कुल 7 मेंबर्स यानी 7 लोग मौजूद थे। वी हैव टेकन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे हमने अपने जो भारतीय संविधान है उसमें हमने कई जगहों से यानी कई कंट्रीज से कुछ ना कुछ लिया है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। फ्रॉम ब्रिटेन हमने क्या लिया है? ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? कानून और संसदीय प्रणाली के नियम, एकल नागरिकता और द्विसदनीय यानी हमने रूल ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप एंड बाई क्रिमिनल लेजिस्लेचर हमने ब्रिटेन से लिया है। USA से क्या लिया है? जुडिशियल रिव्यू एंड फंडामेंटल राइट्स और प्रियम्बल एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल एंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो यहाँ पे हमने USA से लिया है न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार, प्रस्तावना और कार्य, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये हमने USA से लिया है। तो यहाँ पे हमने USA से ये सारी चीज़ें ली हैं। फिर उसके बाद कनाडा है, तो यहाँ पे हमने कनाडा से क्या क्या लिया है? कनाडा से हमने लिया है रेजिडुअरी पावर टू द सेंटर, यानी केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ, रेजिडुअरी पावर्स टू द सेंटर हमने कनाडा से लिया है। फ्रॉम आयरलैंड DPSP मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, हमने वहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव की विधि ली है और DPSP लिया है। फ्रॉम साउथ अफ्रीका प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रतिक्रिया, और फ्रांस से हमने ली है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, हमने फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा लिया है। फ्रॉम USSR फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य हमने USSR से लिया है। फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया कॉन्करेंट लिस्ट, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसमें ब्रिटेन से जैसे क्या लिया है, USA से क्या लिया है, कनाडा से क्या लिया है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग पढ़िएगा और इसे ज़रूर रिवाइज़ करिएगा। आफ्टर दैट 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो 26 नवंबर आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है।
यहाँ पे लोगों को पता होगा 26 नवंबर आपका संविधान दिवस कहलाया जाता है। तो 26 नवंबर इज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ 22 पार्ट्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स हैं? 22 पार्ट्स हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ शेड्यूल ऑफ 12 शेड्यूल हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं 6, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं 11, यानी मौलिक अधिकार 6 हैं और मौलिक कर्तव्य 11। उसके बाद आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स पर। तो यहाँ पे ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके अंदर जो है कानून है जाति, धर्म, लिंग, जन के आधार पर भेदभाव जो होता है वो अंडर आर्टिकल 15 के आता है। फिर आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि राइट टू एजुकेशन कौन सा आर्टिकल है। फिर आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी आपका 25 आर्टिकल 14 हो जाएगा कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार। उसके बाद आपका आर्टिकल 32 हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी संवैधानिक उपचार। आर्टिकल 39A आपका हो जाएगा सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। उसके बाद पार्ट्स हैं कुछ जो आपकी बताते हैं, यानी जो आपका पार्ट है 15 वो आपको बताता है डील्स विथ इलेक्शन। तो पार्ट 15 डील्स विथ इलेक्शन। फिर उसके बाद पार्ट 10 है डील्स विथ शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज़। तो भाग जो आपका 15 है वो बताता है चुनाव से संबंधित। उसके बाद पार्ट 10 है जो आपका अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। उसके बाद आपका पार्ट 20 है डील्स विद अमेंडमेंट। उसके बाद पार्ट 2 डील्स विद सिटीजनशिप। पार्ट 4 डील्स विद BPSP और पार्ट 4A डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी आपके मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, यानी आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी न्यायपालिकाओं को कार्यपालिकाओं से अलग करना। आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, यानी भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के अंदर आते हैं। आर्टिकल 54 के अंदर आता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किसके अंदर आता है? आर्टिकल 54। आर्टिकल 61 आता है इम्पीचमेंट, यानी महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। और आर्टिकल 72 आता है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, जो कि आपकी आर्टिकल 72 के अंदर आती है। उसके बाद आर्टिकल 161 यानी 161 पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर की क्षमा शक्ति यानी पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर के अंदर 161 आता है। उसके बाद आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के महान्यायवादी, उनके अंदर आर्टिकल 76 आता है। 79 आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सा आर्टिकल आता है? 79 संसद का संविधान। आर्टिकल 80 राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 81 लोकसभा। आर्टिकल 110 आता है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, यानी धन विधेयक की परिभाषा। इसी तरह आर्टिकल 124 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 315 यानी 315 पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आपकी हो जाएगी लोक सेवा आयोग। उसी के साथ 280 280 फाइनेंस कमीशन, 324 इलेक्शन कमीशन, 368 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संशोधन। और शेड्यूल आपका 11 आता है रिलेटेड टू पंचायत से रिलेटेड होता है शेड्यूल 11, और शेड्यूल 12 इज़ रिलेटेड टू म्युनिसिपैलिटीज़। तो ये इंपॉर्टेंट है सभी आपके लिए।
उसके बाद 10th शेड्यूल इज़ रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है आपका शेड्यूल 10। 8th शेड्यूल आपका कवर करता है 22 लैंग्वेजेस। उसी के साथ तेलंगाना जो राज्य था उसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2004। जहाँ पे कुछ स्टेट्स दिए हुए हैं जो कि आपके इस्टेब्लिश किए गए थे, ये इम्पॉर्टेंट है सभी आपके लिए। जैसे तेलंगाना हुआ था 2004 में 2 जून, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, महाराष्ट्र फॉर्म्ड इन May 1, 1960, आंध्र प्रदेश फॉर्म्ड इन October 1, 1953। ये चारों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ आपका राइट्स ओनली फॉर सिटीजन्स, तो सिटीजन्स के अंडर कौन कौन से राइट्स आते हैं? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, दीज आर इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद वी हैव 5 रेट्स। हमारे पास कितने रेट्स हैं? 5 रेट्स हैं। पूछ सकता है हमारे पास रेट्स कितने हैं, तो हम 5 बता सकते हैं। उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी RTI किसके अंदर आता है? 2005 में आया था, 12 अक्टूबर को केम इन टू फोर्स। तो यानी हमारा जो RTI एक्ट था, सूचना का अधिकार RTI, वो कब आया था? 2005 में आया था, 12 अक्टूबर को। फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिकमेंडेड बाय सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 42वें मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की गई, जो कि 1976 में हुई थी अंडर दिस अमेंडमेंट, संशोधन। उसके बाद 69 अमेंडमेंट के अंदर क्या हुआ था? दिल्ली वॉज मेड कैपिटल इन 1990 अंडर 69 अमेंडमेंट। फिर 73 इज़ रिलेटेड टू पंचायत केम इन टू 1992 में, और 74 इज़ रिलेटेड टू म्यूनसिपैलिटीज़ केम इन 1992। तो दोनों आपके 1992 में हैं, तो याद कर सकते हैं आप। दिल्ली कब हुआ था? 1990 में। आफ्टर दैट 71 अमेंडमेंट इंक्लूडेड नेपालीज, मणिपुरी, कोनाकीज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 71 में क्या हुआ था? नेपालीज, मणिपुरी, कोनकानीज, जो कि आपके 8वें शेड्यूल के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। उसके बाद 1988 में 61 अमेंडमेंट के अंदर 61st अमेंडमेंट के अंदर डिक्रीज़ करी गई थी वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स, यानी आपकी जो आयु है 21 से 18 की गई थी 61वें अमेंडमेंट के यानी 61वें संशोधन के अंदर, जो कि आपको 1988 में पास किया गया था। उसके बाद GST केम थ्रू 101 यानी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2060। आपकी GST जो थी वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर आई थी? 101, और कब पास करी गई थी? 2026 में। फुल फॉर्म ऑफ GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। साथ ही में यहाँ पे आर्टिकल 279A बताता है GST काउंसिल के बारे में, यानी GST परिषद के बारे में बात करता है 279A। फिर एलिजिबिलिटी एज फॉर बीइंग द प्रेसिडेंट, तो एलिजिबिलिटी एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम आयु क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? 35 ईयर्स यानी 35 वर्ष। फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। उसके बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, तो यानी राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है? PM, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CJI एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी प्रधानमंत्री, भारत के अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, CJI और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों और राज्य के राज्यपाल, ये सब जो है कौन अपॉइंट करता है? आपके प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे पूछ सकते हैं प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट करते हैं, तो ये आप याद कर सकते हो, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा कुछ सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करेगा, और ये वीडियो सभी तक शेयर करिएगा जितने भी बच्चे अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि लास्ट मोमेंट पे हैं, जिन्हें कुछ भी पता नहीं है, वो यहाँ से सीरीज़ देख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए गए हैं, तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करेगा अपने फ्रेंड्स तक, और आप खुद भी रिविज़न करिएगा 1 by 1। बाकी प्लेलिस्ट दी गई है हमारे चैनल पे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पे, आपको यहाँ पे PDF मिल जाएगी। ये पेड PDF है जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था, तो मेक श्योर आपको सारी चीज़ें जो हैं वो पता हों।
बाकी अगर आप बैच और ई बुक लेना चाहते हैं तो वो बच्चे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस दिए गए नंबर के लिए फॉर PDF एंड बैच, और यहाँ पे ई बुक के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत रेलिवेंट है आपके लिए, कम समय में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी और आपको अच्छे ही रैंक के साथ आप अपने मनपसंद कॉलेजेस में अपना एडमिशन ले सकते हैं। और आपको जो आपकी फ़ीस रहेगी वो भी रेगुलर रहेगी। अगर आपकी रैंक अच्छी आएगी तो आपकी फ़ीस रेगुलर रहेगी, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी, फाइनेंशियली कोई इशू नहीं होगा। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है, जैसा भी आपको सही लगे। आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब में आपको प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से 1 बाय 1 आप देख सकते हैं सीरीज़, और अपनी तैयारी एग्ज़ाम की अच्छे से कर सकते हैं। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। जैसा भी रैंक आए, जैसा भी आपको जिस भी कॉलेज में हो, हमें ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। धन्यवाद।